एक क्विक रिकैप लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। जो प्लांट्स फ्लावर क्रिएट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म बोलेंगे। उसके अलावा हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म एक नया ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है और वो बिल्कुल उसके ही काइंड का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और साथ में ना ही कोई गैमेट बनता है ना ही उनका फ्यूजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, दोनों के गैमेट्स भी बनते हैं और दोनों का फ्यूजन भी होता है। फिर हमने पढ़ा कि आखिर रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से इवेंट्स थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एक इवेंट होगा जो फर्टिलाइजेशन के पहले होगा, जैसे गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का ट्रांसफर होना। दूसरा है फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें जो जाइगोट है उसमें क्या होगा, प्लांट में हार्मोनल और स्ट्रक्चर चेंजेस आएंगे, फ्रूट का और सीड का डेवलपमेंट दिखाई देगा। यहाँ तक हमने पढ़ा था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एंड्रोशियम, यहीं पे था। एंड्रोशियम को हम बोलते हैं, यूनिट जो है, यूनिट बताएगा कोई क्या था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, कल ही बताए थे। बहुत ईजी, स्टेमन, याद आया, स्टेमन क्या था, उसकी यूनिट थी। एंड्रोशियम को हम कहते हैं कि इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर में अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है तो वो कौन सा है, एंड्रोशियम। इसके बहुत सारे मोड्स हो सकते हैं। इट इज प्रेजेंट इन, मोड्स का मतलब क्या है, ग्रुप में। तो एक फ्लावर में ढेर सारे एंड्रोशियम हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड देयर नंबर एंड लेंथ वेरी इट मीन एक स्पीसीज में बहुत सारे नंबर भी हो सकते हैं, स्टेमन जो है एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और उनकी लेंथ भी वेरी कर सकता है। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक फ्लावर में मान के चलो 4 एंथर है, ठीक है, और दूसरे फ्लावर में, दूसरे स्पीसीज के फ्लावर में सिर्फ 2 एंथर है। तो क्या इनका नंबर वेरी कर रहा है हर स्पीसीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। नंबर के साथ इनका लेंथ भी वेरी करेगा, जो अंदर के 2 होंगे वो छोटे होंगे और जो बाहर के वाले 2 होंगे वो कैसे होंगे, लंबे होंगे। तो इनका लेंथ भी वेरी करेगा और इनका नंबर भी वेरी करेगा। कल हमने एक एंड्रोशियम का डायग्राम बनाया था, जिसमें बताया था इसके पास कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे, फिलामेंट, और इसको हम क्या बोलते थे, एंथर। फिर मैंने कल ये भी बताया था कि इस वाले एंड को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड, और इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टल। फिलामेंट कैसा होता है, फिलामेंट दिखाई देता है लॉन्ग, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर और स्लेंडर। फिलामेंट के बारे में मैंने 3 पॉइंट्स लिखे कि फिलामेंट कैसा होगा, लॉन्ग होगा, लंबा दिखाई देगा, स्टॉक लाइक होगा, मतलब एक डंडी की तरह स्ट्रक्चर होगा जिसके ऊपर क्या पाया जाएगा, एंथर पाया जाएगा, और लास्ट वर्ड लिखा है मैंने स्लेंडर। इसका मतलब बताएगा, स्लेंडर का मतलब, स्लेंडर का मतलब होता है, हाँ लंबा तो मैंने लिख दिया, स्लेंडर का मतलब होता है थिन, पतला, ठीक है। तो जो फिलामेंट होगा वो लॉन्ग होगा, थिन होगा और साथ में स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा बताया था कि इनके पास क्या होता है, 2 लोब होता है और दोनों लोब में क्या प्रेजेंट होते हैं,
ठीका प्रेजेंट होता है। याद आ रहा है? आपके पास कितने लोब हैं? हैव 2 लोब्स। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बाइलॉब्ड बोलते हैं, बाइलॉब्ड। और एक लोब में कितने थीका होते हैं? 2 थीका होते हैं। ये लिख सकते हैं कि इन ईच लोब देयर आर 2 थीका, 2 थीका प्रेजेंट है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? राइट थीका, राइट। और अगर टोटल थीका की बात करिए तो टोटल कितने थीका होते हैं? 4। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? टेट्राफोरेंजिएट। हम पिछले क्लास में बता चुके। इट मीन इसके पास क्या है? 4 माइक्रोपोर्स है। और ये किस में डेवलप कर जाते हैं? पॉलन सैक में। यहाँ तक बता दिया था कि एक एंथर में 2 लोब होते हैं, एक लोब में 2 थीका होते हैं, इसलिए इसको हम डाइथीकस भी बोलते हैं। और अगर टोटल थीका की बात करें तो इसके पास 4 थीका होते हैं, इसलिए इस कंडीशन को हम टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं, जो किस में डेवलप हो जाता है? पॉलन सैक में। ठीक है, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। अब एक पॉइंट और है, एपीपेटैलस और टेपेलस। दोनों वर्ड का मीनिंग बता पाएगा? पेटैलस और एपीटेपेलस 11th पढ़ा है? ठीक है। मॉर्फोलॉजी एक चैप्टर है, उसमें ये बताया गया है सेपल। जो बोल रहे हैं वो समझ आ रहा है? सेपल पता है क्या होता है? इसके अलावा पेटल पता है क्या होता है? ठीक है। और जब सेपल और पेटल दोनों फ्यूज कर जाते हैं तो हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं सेपल। बैंगन देखा होगा सबने? बैंगन के ऊपर एक फ्रूट है बैंगन, उसके ऊपर एक ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? उसका टेपल है। मतलब जो सेपल और पेटल फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं? टेपल बनाते हैं। और ये परसिस्ट कर जाते हैं प्लांट के ऊपर, मतलब रुक जाते हैं। ऐसे जब कोई भी फ्रूट बनता है तो क्या होता है? सेपल भी डिफ्यूज हो जाता है, गिर जाता है, और साथ में उसका पेटल भी गिर जाता है, मतलब फूल पूरे जो होते हैं वो गिर जाते हैं। बस जो टेपल होता है वो क्या होता है? फ्रूट के साथ परसिस्ट कर जाता है, रुक जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? टेपल बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम समझ आ रहा है? ये बीच वाला क्या है? गाइनोशियम है, और उसको दोनों साइड क्या प्रेजेंट है? एंड्रोसियम है। तो क्या होता है, कभी कभी जो फ्लावर का फिलामेंट होता है, स्टेमन का ये जो फिलामेंट है वो अटैच होगा कहीं ना कहीं। तो कहाँ अटैच है? तो अटैच हो सकता है पेटल के ऊपर, या फिर अटैच हो सकता है टेपल के ऊपर। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इपीपेटैलस और इपीटेपेलस। इपी का मतलब होता है अपॉन या उसके ऊपर, और पेटल का मतलब पेटल, मतलब पेटल के ऊपर अगर स्टेमन प्रेजेंट रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इपीपेटैलस। अगर टेपल के ऊपर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इपीटेपेलस। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख स्टेमन फिलामेंट attached petal। फिलामेंट अगर फिलामेंट टेपल से अटैच है तो उसको इपीटेपेलस कहेंगे, अगर फिलामेंट पेटल से अटैच है तो उसको हम इपीपेटैलस कहेंगे। डाउट? एक एंथर लिया है, एंथर लिया है हमने, उस एंथर को हमने ट्रांसफर सेक्शन काट दिया। सेक्शन कटिंग पता होगा आपको? एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटना, मतलब लंबे में काटना, और एक होता है ट्रांसफर सेक्शन काटना, उसको बीच से काटना। तो हमने क्या किया है? किसी एंथर को लेकर के उसको बीच से काट दिया है, तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया है। ठीक है, तो ऊपर वाली जो सबसे बाहर वाली लेयर है तो हम क्या बोलते हैं? सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर, सिंगल लेयर। और कैसा है रोल इसका? काम क्या है? ये है प्रोटेक्टिव।
ठीक है, पहले समझ लो बाद में लिखना। जो दूसरी वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोथेशियम, बिलो एपिडर्मल लेयर क्या है? मतलब एक पॉलिन ग्रेन को जब हमने ट्रांसफर सेक्शन उसका कट किया तो हमको कुछ ऐसा डायग्राम दिखा, ठीक है, एनसीईआरटी में सेम डायग्राम बनी हुई। जो पॉलिन ग्रेन की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, एंथर की जो सबसे बाहर वाली लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। इपी का मतलब ये होता है ऊपर, डर्मिस का मतलब होता है स्किन, बाहरी लेयर, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, बाहर की तरफ है, एक ही लेयर की बनी है, एक ही बनाया है मैंने, तो सिंगल लेयर होगी और इसका रोल क्या होगा? एंथर को प्रोटेक्ट करना। बाहर की जितनी भी लेयर्स होती है उसका एक ही काम होता है, प्रोटेक्शन लेयर। तो उसका काम क्या है? प्रोटेक्टिव नेचर की है। इसके अंदर एक और लेयर पाई जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथेशियम। एंडो का मतलब उसके अंदर, अंदर वाली पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एंडो बोलते हैं, बाहर वाली को एक्सो बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एंडोथेशियम ये कहाँ प्रेजेंट है? तो एपिडर्मिस के बिलो, नीचे प्रेजेंट है। ये भी एक सिंगल लेयर की लेयर है और रोल क्या है इसका? डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब पॉलन डेहिसेंस करेगा, जर्मिनेट करेगा, ठीक है। डेहिसेंस का मतलब बिखर जाना, ठीक है। जब पॉलन उड़ के कहीं जाता है या फिर फटता है तो क्या होता है? वो उड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेहिसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका रोल कहाँ होगा? डिस्पर्सल में होगा, डिस्पर्स करे। इसके अलावा इसके अंदर एक और लेयर पाई जाती है, हम पूरा नहीं बना रहे, हम एक ही साइड बना के दिखा रहे हैं आप। इसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर। बाकी सबको मैंने क्या किया था? सिंगल लेयर में बनाया था, पर जो मिडिल लेयर है मैंने उसमें 2-3 लाइन खींची है। इसका क्या मतलब है? ये 2 to 3 लेयर प्रेजेंट होगा, ये सिंगल लेयर नहीं होगा। तो क्वेश्चन कहाँ से राइज होगा कि पॉलन ग्रेन की कौन सी ऐसी लेयर है जिसमें ढेर सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? मिडिल लेयर, ठीक है। स्पेसिफिक नाम नहीं है, मिडिल लेयर इसको। मिडिल लेयर के अंदर फिर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो हम बोलते हैं वाले लेयर को हम बोलते हैं टैपेटम। टैपेटम कैसा है? तो इनर मोस्ट। और कैसा है? न्यूट्रिटिव नेचर का है। अगर लेयर्स की बात करें तो सबसे बाहर क्या पाया जाएगा? एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथेशियम, फिर मिडिल लेयर, उसके बाद क्या पाया जाएगा? टैपेटम। जैसे मैंने थीका बताया था, यहाँ पे 4 थीका प्रेजेंट, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो जो थीका का सबसे बाहर वाला लेयर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? टैपेटम। तो सबसे बाहर लेयर अगर बात की जाए एंथर की तो आप बताएंगे एपिडर्मिस, और सबसे अंदर लेयर क्या कहते हैं? एंथर की, तो उसको आप क्या बोलेंगे? टैपेटम, TAPEM, innermost layer and nutritive in nature। अब देखो, ये हमारा एंथर, एंथर का सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथेशियम और उसके भी अंदर क्या है? मिडिल लेयर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद 4 थीका होते हैं, चारों थीका का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? टैपेटम। मतलब अगर हम एंथर की लेयर्स की बात करें तो एपिडर्मिस के बाद कौन होगा? एंडोथेशियम, के बाद कौन होगा?
मिडिल लेयर, और सबसे अंदर कौन सा लेयर होगा, नाम है एपिडर्मिस। ये लेयर्स की बात की जा रही है कि सबसे बाहर एपिडर्मिस और सबसे अंदर कौन सा होगा, टैपेटम। ठीक है, टैपेटम जो होता है वो भी सिंगल लेयर का होता है और साथ ही न्यूट्रिटिव नेचर का होता है, मतलब माइक्रोस्पोर को क्या देगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके अलावा टैपेटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है। और माइक्रोस्पोर क्या है, 4 लेयर से सराउंडेड है। मेन माइक्रोस्पोर से क्या बनने वाला है, आगे चल के गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर क्या है, एंथर के अंदर प्रेजेंट है और वो 4 लेयर से क्या है, कवर्ड है, मतलब सराउंडेड है। इसके अलावा माइक्रोस्पोर के अंदर क्या है, बहुत सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं आप। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरो का मतलब जो स्पोर बनाती हो, जीनस का मतलब जो क्रिएट करती है, फॉर्मेशन करती है। कल बताया था जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो स्पोर्स बनाने वाली सेल्स होती है उनको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस सेल्स। और बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनती है, स्पोरोजिनस टिश्यू बनती है। तो वही बात लिखी गई है कि ये जो माइक्रोस्पोर है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, मास है सेल का, और ये बाद में क्या बनाएगी, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी। इसके बारे में एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी है कि कॉम्पैक्टली अरेंज है। कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब क्या हो गया, इनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा वो बहुत ही कम होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएंगे, जो बाद में चल के क्या बनाएगा, आपका पॉलन ग्रेन बनाएगा या फिर मेल गैमेट बनाएगा। ये वाली लेयर क्या है फिर, ये बीच में एक छोटा सा बना है, कल बताया था, न्यूक्लियस नहीं, ये तो यहाँ एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, ये तो पूरा एक टिश्यू है। ये क्या होगा, इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू से ही समझ आ रहा है कि वो टिश्यू जो दो चीज़ों को कनेक्ट करती है उसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। एक लोब ये है, ऐसे समझो, एक लोब ये है हमारा और दूसरा लोब ये था, और एक लोब में 2 थीका, दूसरे लोब में 2 थीका। आखिर ये दोनों दोनों जो लोब एक दूसरे से चिपके हुए होंगे और इन दोनों को चिपकाने का, कनेक्ट करने का काम किसका है, कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। फाइट का मतलब क्या होता है, HYT, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फाइट का मतलब, फाइट का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, ब्रायोफाइटा देखा होगा नाम, इस फाइटा का मतलब ही होता है प्लांट। ठीक है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो वैसे ही जो स्पोरोफाइट होता है, फाइट मतलब ऐसा प्लांट जिसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। और गैमेटोफाइट ऐसा प्लांट जिसके अंदर हमको गैमेट्स मिले। गैमेट कैसा होता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड होता क्या है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम हो। एक ऐसा सेल न्यूक्लियस जिसके अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोजोम हो उसको हम हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं, और जिसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम है उसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं। तो जितने भी स्पोरोफाइट होते हैं वो सब के सब डिप्लॉइड नेचर के होते हैं, 2 सेट होते हैं। और जितने भी गैमेटोफाइट होते हैं उनमें सिर्फ एक क्या होता है, एक सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू है तो इसमें कितना हैप्लॉइडी होगी, इसकी प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू लिखा है मैंने, स्पोरोजिनस, फिर से सोच, हाँ, डिप्लॉइड होगा। ठीक है, और डिप्लॉइड को हम 2n लिखते हैं, पता ही होगा, और हैप्लॉइड को n लिखते हैं। तो स्पोरोजिनस टिश्यू अगर डिप्लॉइड है, अगर इसके अंदर माइटोसिस होगा, ये हैप्लॉइड सेल बनाएगा या डिप्लॉइड सेल बनाएगा, माइटोसिस कैसे सेल्स बनाते हैं, हैप्लॉइड वाला हैप्लॉइड बनेगा या हैप्लॉइड वाला डिप्लॉइड हो जाएगा, हैप्लॉइड का हैप्लॉइड बनाएगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड क्या बनेगा, सोचो, डिप्लॉइड बनाएगा, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनाएगा। ये बनाएगा पॉलन
मदर सेल, या फिर आप कह सकते हो माइक्रोस्पोर मदर। हम लिख सकते हैं पीएमसी या फिर एमएमसी, और इसका नेचर भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। माइटोसिस क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनता है, ठीक है, उनकी प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर डिप्लॉइड सेल माइटोसिस कर रहा है तो डिप्लॉइड ही बनाएगा, अगर हैप्लॉइड सेल माइटोसिस कर रहा है तो वो हैप्लॉइड ही बनाएगा। अगर मियोसिस लिख दिया होता तो ये क्या बनाता, हैप्लॉइड बना लेता, ठीक है। मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू जो अंदर में प्रेजेंट थे आपके, वो क्या करेंगे, माइटोसिस करके क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगे, और मदर सेल से कोई भी गैमेट बनेगा, ठीक है, बिना मदर सेल के तो बनेगा नहीं। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर होगा मियोसिस, ठीक है। मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा, ठीक है। ये बनाएंगे, ये बनाएंगे 4 माइक्रो। इसका मतलब ये होता है एक सेल डिवाइड करके 4 सेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, मतलब एमएमसी के अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस होके 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है। और चारों माइक्रोस्पोर जो रहेंगे आपस में फ्यूज्ड फॉर्म में रहेंगे, सब चिपके हुए होंगे, ठीक है। सारे के सारे चिपके हुए हैं, फिर क्या होगा, एंथर मैच्योर करेगा, एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिमूव हो जाएगा। जब इसके अंदर से वाटर रिमूव होगा तो उसको बाहर वाली जो लेयर है ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और बाहर वाली लेयर के टूटने से क्या होगा, आपको 4 माइक्रोस्कोप अलग अलग दिखाई दे रहा है। पहले क्या हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो था वो मियोसिस करके 4 माइक्रोस्पोर छोटे छोटे बनाए, बट वो चारों क्या थे, आपस में अटैच थे, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही डिहाइड्रेशन शुरू हुआ, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकले, क्या होंगे, चारों माइक्रोस्पोर आपस में अलग हो जाएंगे, ठीक है। अलग होते ही इनको हम क्या बोलेंगे, इस वाले स्टेज को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब 4 फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको हम बोलेंगे टेट्राड, ठीक है। फंक्शनल लिखा हुआ है, देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा एंथर है उसकी सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है उसको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, और माइक्रोस्पोर जो है उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती है जिसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू। वही स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, मतलब वो डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते ही क्या होगा, उनके अंदर फिर से मियोसिस होगा, माइटोसिस में एक सेल डिवाइड करके, माइटोसिस में एक सेल डिवाइड करके क्या बनाती है, 2 सेल्स बनाती होगा, ठीक है। और मियोसिस में एक सेल डिवाइड करके कितने सेल्स बनाती हैं, 4 सेल्स। सेम यही कंडीशन हुआ है इसके अंदर, जैसे ही मियोसिस हुआ 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, और इन चारों सेल के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है जिसके वजह से वो क्या है, आपस में चिपकी हुई, ठीक है। और इस लेयर को हम बोलते हैं कैलस, कैलोज, कैलोज लेयर। जो लेयर प्रेजेंट है इन 4 माइक्रोस्कोर के ऊपर, जिसके वजह से आपस में चिपक के एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि 4 माइक्रोस्पोर आपस में, ठीक है। और ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं कैलोज लेयर, ठीक है।
अब देखो, अब क्या होता है, जैसे ही जो एंथर है धीरे धीरे मैच्योर करती है, मैच्योर करने के साथ इनके अंदर क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, चारों जो आपस में फ्यूज थी, अटैच थी, ये चारों क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। मैंने क्या लिखा है कि ऑल 4 माइक्रोस्पोर सेपरेटेड आर गेट सेपरेटेड, आपस में क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, अलग होते ही इनमें से चारों फंक्शनल होता है। जब हम एग पढ़ेंगे, जब हम ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे वहां भी मियोसिस होगा, वहां भी 4 फीमेल गैमेटोफाइट बनेगी, 3 क्या हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी, सिर्फ एक ही फंक्शनल से एक टाइम पे सिर्फ एक ही एग बनता है, पर पॉलिन ग्रेन बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, यही लिखा है मैंने कि चारों के चारों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और चारों फंक्शनल रहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चारों माइक्रोस्पोर जो होंगे वो आपस में फंक्शनल रहेंगे। इसके अलावा ये चारों क्या होंगे, डेवलप होंगे, और डेवलप होकर के क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिन ग्रेन। ठीक है, इसके नीचे एक और डायग्राम बना सकते हो जिसमें 4 सेल्स दिखा के आप उसको क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, ये डेवलप होंगी और क्या बनाएंगी, पॉलिन ग्रेन। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि पॉलिन ग्रेन और एग क्या करता है, फ्यूज करता है, तभी जाइगोट बनता है। तो हमारा मेल गैमेटोफाइट बन गया पॉलिन ग्रेन। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने क्या बनाया है, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस है। और कौन सा गैमेट बनाया है, मेल गैमेट बनाया। समझ आया, कोई डाउट है पूरे टॉपिक में कि आखिर एंथर क्या होता है, एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन बन कैसे रहा है। समझ आ गया, कौन कौन सी लेयर होती हैं, कौन कौन से डिवीजन होते हैं, और तब जाके क्या बनता है, हमारा पॉलिन ग्रेन बनता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट का मतलब, गैमेट्स की बात हो रही है, जेनेसिस का मतलब क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। ठीक है, तो मेल गैमेट के फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको पॉलिन ग्रेन के बारे में बताएंगे कि पॉलिन ग्रेन क्या होता है, कैसा दिखाई देता है, पॉलिन ग्रेन डेवलप करके फिर क्या बनता है। तो नेक्स्ट पॉलिन ग्रेन के बारे में, फिर एनसीईआरटी में पॉलिन ग्रेन की बैंक के बारे में बात किया गया है कि पॉलिन ग्रेन को हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, पॉलिन ग्रेन की वैलिडिटी कितने दिन तक होती है, कितने दिन तक वो स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो रिएक्ट करेगा, सब कुछ है। एक लेक्चर और लगेगा, फिर पॉलिन ग्रेन खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। ठीक है, समझ आ गया? आज यहीं तक रहने देते हैं।